आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे बफर विलेन। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे बफर सॉल्यूशंस। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि शरीर में उपस्थित कई तरल, उदाहरण जैसे रक्त है या मूत्र है, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है या यूरिन जो पाया जाता है के निश्चित पीएच होते हैं। पीएच मान हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएच में क्या था, 14 तक उसकी रीडिंग थी पीएच स्केल में, और अगर 7 होता था पीएच तो न्यूट्रल माना जाता था, उदासीन विलेन। 7 से ज़्यादा होता था तो क्षारीय यानी बेसिक। 7 से कम होता था तो अम्लीय यानी एसिडिक। तो वही कह रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे लिक्विड मटेरियल हैं जिनमें ब्लड और यूरिन भी आता है। तो इन सब के एक निश्चित पैमाने पर नापा जाए तो पीएच निश्चित आते हैं। इनके पीएच में हुआ परिवर्तन शरीर के ठीक से काम न करने का सूचक होता है। ठीक से काम न करना मतलब माल फंक्शनिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कह रहा है कई रासायनिक एवं जैविक अभिक्रियाओं में भी पीएच का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई औषधीय एवं प्रसाधनीय संरूपणों यानी कॉस्मेटिक फार्मूलेशन को किसी विशेष पीएच पर रखा जाता है एवं शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तो देखिए, जो हमारी दवाइयाँ हैं या जो हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जो बॉडी में लगाया जाता है सुंदरता के लिए, इनके भी कुछ पीएच एक ऐसे फिक्स होते हैं जिनमें रख करके हम लोग काम करते हैं कि दवाई हमारी एसिडिक पीएच में काम करेगी कि बेसिक पीएच में काम करेगी। ये सब पहले से हम लोग फिक्स करते हैं। कह रहा है ऐसे विलेन जिनका पीएच तनु करने अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, बफर विलेन कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बफर सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे कि जिनमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दिया जाए या उस विलेन को ढीला कर दिया जाए, तनु कर दिया जाए, गाढ़े से ढीला कर दिया जाए। तो कह रहा है अगर थोड़ी मात्रा में काम करते हैं तो उनका पीएच जो है वो अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऐसे विलेनों को हम लोग क्या कहते हैं, बफर विलेन कहते हैं। ऐसे विलेन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर विलेन। कहने का मतलब है कि कोई हमारे पास विलेन है, उसको अगर थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें या उसमें थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिला दें तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता। आप देखे होंगे कि बारात में हम लोग जब जाते हैं तो इस समय कहते हैं बफर सिस्टम है, खाना खाने का बफर सिस्टम है। तो बफर सिस्टम में क्या रहता है, तो बफर सिस्टम में यही होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो सब लोग एक साथ खाते हैं, कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं है। या कोई खाना देने वाला खाना नहीं दे रहा है कि कोई ये कह दे कि मुझे रसगुल्ला उसने नहीं दिया। सबको समान रूप से खाने का अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक तरह से ये पीएच है कि अगर हम किसी विलेन में थोड़ा बहुत चेंज करें, इधर उधर डिस्टर्ब भी करें डाइल्यूशन में या एसिड बेस मिला करके, तो भी किसी प्रकार की असमानता पैदा नहीं होती, यानी पीएच लगभग अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए, आगे देखते हैं। कह रहा है ज्ञात पीएच के विलेन के अम्ल को पीकेए तथा क्षारक के पीकेबी के विदित मानों तथा अम्लों एवं लवणों के अनुपात या अम्लों तथा क्षारकों के अनुपात के नियंत्रण द्वारा बनते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि कोई भी विलयन होगा तो उसमें जो है ज्ञात पीएच के हम लोग विलयन मिलाते हैं, उनका पीके और पीके भी हमको पता होगा। तो ये चीज़ें जब पता होंगी तो ज्ञात पीके और ज्ञात पीके भी, ये देखिए अम्ल के लिए होता है पीके, ये क्षार के लिए होता है पीके भी। ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बेस। तो इनके मान फिक्स होते हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो उनके मिलाने से क्या बनता है, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, यानी लवण बनता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो वही कह रहा है कि विदित मानों तथा अम्लों और लवणों के अनुपात या अम्लों तथा क्षारकों के अनुपात के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या नियंत्रण द्वारा बनते हैं, क्या पीएच। ज्ञात पीएच के विलयन के अम्ल को पीके तथा क्षारक के पीके पीकेबी के विदित मानों यानी जिन्हें जानते हो तथा अम्लों और लवणों के अनुपात या अम्लों तथा क्षारकों के अनुपात के नियंत्रण द्वारा बनते हैं ज्ञात पीएच के विलयन। अब देखिए कह रहा है जैसे एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट का मिश्रण लगभग पीएच 4.75 का बफर विलयन देता है तथा अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन पीएच 9.25 देता है। तो बफर विलयनों के बारे में उच्च कक्षाओं में हम और अधिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे एसिटिक अम्ल है, हमारा वीक एसिड है तथा सोडियम एसीटेट इसी एसिड का एक साल्ट है। सोडियम एसीटेट तो एसीटेट तो है ही, तो इसी का एक साल्ट है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञात पीएच के विलयन के अम्ल को पीके तथा क्षारक के पीकेबी के विदित मानों यानी जो पता हो तथा अम्लों और लवणों के अनुपात या अम्लों एवं क्षारकों के अनुपात के नियंत्रण द्वारा बनाते हैं ज्ञात पीएच के विलयन। हम कैसे बनाते हैं, कोई अम्ल लेते हैं और उसी का साल्ट होना चाहिए, एसिड या और उसी का साल्ट या बेस और उसी का साल्ट। जैसे हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल सोडियम एसीटेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल हमारा एसिड है और सोडियम एसीटेट हमारा साल्ट है। तो एसिटिक अम्ल का साल्ट है सोडियम एसीटेट, तो जो एसिड लेंगे उसी का साल्ट या जो बेस लेंगे उसका साल्ट, तो मिला करके विलयन बनाते हैं तो उसका पीएच 4.75 का बफर विलयन देता है तथा अब अगर अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है। ध्यान दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और वीक बेस है और इसका जो साल्ट है वो अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम अमोनियम मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से जो बनता है मिश्रण, तो उसका पीएच जो है 9.25 देता है। जाहिर सी बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो 7 से ज़्यादा होगा, तो 9.25 है। एसिटिक एसिड हमारा अम्ल है एसिड, तो 7 से कम होगा तो 4.75 देता है पीएच। तो कह रहा बफर विलयनों के बारे में उच्च कक्षाओं में हम और अधिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट है, वीक एसिड है, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, ध्यान दीजिएगा। तो वीक बेस और इसका साल्ट या वीक एसिड और इसका साल्ट है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इस बात को ध्यान देना। बाकी चीज़ें जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नीट के अनुसार से नहीं करेंगे तब तक ये बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो इसको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी किया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बफर विलयन बनाते कैसे हैं। तो देखिए बफर विलयन का निर्माण कैसे किया जाता है, ये चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। तो डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन,
बफर सॉल्यूशन बनाया कैसे जाता है, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो देखिए कह रहा है पीके तथा पीकेबी और साम्य स्थिरांक का ज्ञान हमें ज्ञात पीएच का बफर विलयन बनाने में सहायता करता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हमें बफर विलयन बनाना है तो जो भी हम विलयन ले रहे हैं उसका बनाने के लिए, क्योंकि बफर विलयन बनाने के लिए हम लोग क्या लेते थे, वीक एसिड और उसका साल्ट या वीक बेस और उसका साल्ट। तो जो ले रहे हैं उनका पीके, पीकेबी और पीएच मान ज्ञात होना चाहिए। ये बात हालांकि हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कह रहा है आइए देखते हैं कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तो अम्लीय बफर बनाना, तो अब एसिडिक बफर कैसे बनाएंगे इसको पहले देखते हैं। तो देखिए अम्लीय पीएच का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और उसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलग रंग से अंडरलाइन करिए। तो ध्यान दीजिए कि जो भी हम बनाने जा रहे हैं, अगर हमको अम्लीय पीएच का बफर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वीक एसिड ले लेंगे, वीक एसिड, और इसका साल्ट लेंगे। लेकिन साल्ट जो लेंगे वो प्रबल क्षार के द्वारा बनाए जाने वाले लवण का होना चाहिए। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था CH3COO, ये साल्ट पढ़ा था। तो हमने क्या लिया था, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या उपयोग करेंगे, प्लस NaOH। तो ये इसका H और इसका OH ये निकल जाएंगे, निकल करके पानी बना लेंगे और बचेगा क्या, CH3COO। तो देखिए जो साल्ट बन रहा है इस साल्ट में NaOH भी शामिल है। NaOH क्या था हमारा, स्ट्रांग बेस है। और ये क्या है हमारा, वीक एसिड है। तो देखिए बात हमको समझ में आ गई कि अगर हमें अम्लीय पीएच का बनाना है बफर, तो दुर्बल अम्ल और उसके द्वारा बनाए गए जो साल्ट होगा वो प्रबल क्षार के द्वारा बना साल्ट होना चाहिए। तो देखिए NaOH प्रबल है और एसिटिक एसिड दुर्बल है। तो इन दोनों के बनने से जो साल्ट बना CH3COO, ये एसिडिक पीएच देगा। ये मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। इसी प्रकार अगर बेसिक बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ दुर्बल क्षार ले लेंगे और उसका प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण यानी साल्ट लेंगे। तो वही कह रहा है कि हम पीएच दुर्बल अम्ल के साम्य स्थिरांक Kb और दुर्बल अम्ल और इसके संयुग्मित क्षारक की सांद्रताओं के अनुपात में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण स्थापित करते हैं। तब देखिए इस पर संबंध स्थापित कर रहा है कि क्या फार्मूला बनाया जा सकता है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है एक सामान्य स्थिति में जहां दुर्बल अम्ल HA अम्ल में आयनीकृत होता है। तो मान लीजिए कोई वीक एसिड HA है, एसिड के लिए ये लगाया है, और चूंकि एसिड H देता है, जो H देगा आर्हेनियस के हिसाब से, पानी में जो H प्लस देगा वो एसिड है, जो OH माइनस देगा वो बेस है। तो जाहिर सी बात है कि HA प्लस H2O, इसीलिए HA नाम रखा है, एसिड है, H प्लस देगा। तो इसकी पानी से रिएक्शन होगी तो H3O प्लस और A माइनस बन जाएगा। इसके लिए हम निम्नलिखित व्यंजक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Ka = H3O प्लस A माइनस अपान HA, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट हो गया अपान रिएक्टेंट। अकेले वाले को नहीं लिखते, पानी अकेला है तो इसको नहीं लिखेंगे। ये अकेला नहीं है, देखिए अकेला तो है लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा है और एक्वस होगा, लिखा नहीं है।
उपरोक्त व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित करने पर, अगर इसको पुनर्व्यवस्थित करें तो H3O प्लस इक्वल टू के HA/A माइनस हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है दोनों ओर का लघुगुणक लेने के बाद पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। अब दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेंगे। तो जब log ले लिया दोनों तरफ तो K हमारा PK हो जाएगा और PH माइनस log A प्लस कंसंट्रेशन ऊपर था और HA का नीचे था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये ऊपर आएगा या नीचे log ले लेंगे तो ये इधर आएगा तो log तो PK हो जाएगा PK इक्वल टू माइनस log PK इक्वल टू PH माइनस log A प्लस अपान HA हो जाएगा। ये देखे H3O प्लस लिखे या H प्लस लिखे एक ही बात है, पीछे से पढ़ते चले आए हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखा है PH इक्वल टू माइनस log H प्लस, इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा माइनस log PH, तो इसीलिए PH को उधर ले जा करके इस तरह लिखा है। PK इक्वल टू PH, इधर माइनस बनाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस log A माइनस का कंसंट्रेशन अपान HA, अथवा PH इक्वल टू ये इधर आ गया PKA प्लस log A माइनस अपान HA, इस तरह चेंज कर दिया, उलट पलट दिया। तो ये आ गया PH इक्वल टू PK प्लस log संयुग्मित क्षारक A माइनस अपान अम्ल HA। तो ध्यान दीजिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखते हैं, तो है वही बात, प्रोडक्ट ही है और ये रिएक्टेंट है। अब देखिए चूंकि HA हमारा अम्ल है जो लिया गया था, तो जाहिर सी बात है इसका कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मित क्षारक क्या होगा, जिसमें एक H प्लस कम होगा। तो देखिए A माइनस में एक H प्लस कम है, अगर इसमें H प्लस जोड़ दिया जाए तो HA बन जाएगा। तो एक H प्लस कम वाला उसका क्या होता है, संयुग्मित क्षारक होता है अम्ल का, ये हमने पढ़ा है। तो ये फार्मूला हमारा निकल करके आ गया। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, इसी के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि व्यंजक 6.40 यानी ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब देखिए जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है, तो इस इक्वेशन का एक नाम होता है, उसको लिखा गया है। कह रहा है व्यंजक 6.40 हेंडरसन हासेलबल्क समीकरण कहलाता है। हेंडरसन हासेलबल्क समीकरण इसको बोलते हैं, जो हमें ये प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन A माइनस अपान HA यानी संयुग्मित क्षारक अपान अम्ल, कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड। तो संयुग्मित क्षारक ऋणायन और मिश्रण में उपस्थित अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात है। तो ये तो हमको पता है, बार बार कहने की बात नहीं है। अम्ल दुर्बल होने के कारण बहुत कम आयनित होता है और सांद्रता HA बफर बनाने के लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेस मात्र ही भिन्न होती है। तो चूंकि एसिड बहुत दुर्बल है, वीक है, इसलिए आयोनाइज कम होगा। तो वही कह रहा है कि बहुत कम आयनीकृत होगा और सांद्रता HA बफर बनाने के लिए गए अम्ल की सांद्रता से लेस मात्र ही भिन्न होता है। तो चूंकि ये माइनस बहुत कम बनेगा, तो HA और A की सांद्रता में कंसंट्रेशन में बहुत लेस मात्र मतलब बहुत मिनिमम मतलब ना के बराबर, तो भिन्न होता है। साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक यानी जैसा कि A माइनस है, अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एसिड है इसी का जो साल्ट होगा स्ट्रांग बेस के साथ, वीक अम्ल लेना है और जो लवण लेना है वो इसी से संबंधित हो और लवण हमारा स्ट्रांग बेस यानी
प्रबल क्षारक के साथ वो लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि साथ ही अधिकतर संयुग्मित क्षारक यानी कॉन्जुगेट बेस, जैसा कि यहाँ पर A- है, का सांद्रता अम्ल के लवण के आयनीकृत होने से प्राप्त होती है। जैसी बात है जो साल्ट होगा, जैसे CH3 COO लिए थे, तो जैसी बात है कि A- जो है यहाँ पर CH3 COO- बनेगा, तो वहीं से प्राप्त होती है जो साल्ट होता है उसके आयोनाइजेशन से। इसलिए संयुग्मित क्षारक की सांद्रता लवण की सांद्रता से केवल लेस मात्र भिन्न होती है। इसलिए जो कॉन्जुगेट बेस होता है, चूंकि उसी से निर्मित लवण यानी साल्ट से प्राप्त होता है, तो इन दोनों की भी सांद्रता में बहुत लेस मात्र यानी ना के बराबर अंतर होता है। इसलिए समीकरण 6.40 निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित हो सकता है। तो इसलिए समीकरण जो है हमारा 6.40 को निम्न प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। pH = pK + log साल्ट अपान एसिड। ये एसिड है और ये साल्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो आयनित भाग है और जो साल्ट है हमारा इतना कम आयनित होता है कि चाहे हम इसकी सांद्रता लिखें जो आयन बने हैं और चाहे लवण की लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर कंसंट्रेशन या सांद्रता में बहुत कम होता है। तो हकीकत में फार्मूला तो हमारा ये है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन और ये जो साल्ट है, क्योंकि यही साल्ट आयनित होगा तो ये मिलेगा, इसमें बहुत कम अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें नहीं, लवण और उसका जो एक कॉन्जुगेट बना है, मतलब ये आयन जो बना है, इसकी सांद्रता में बहुत कम अंतर होगा। इसलिए इसकी जगह सीधा लवण यानी साल्ट लिख दिया। तो pH = pK + log साल्ट अपान एसिड हो जाएगी। ये स्थिति बनेगी जाकर के। अब आगे ध्यान देना है, कह रहा है यदि समीकरण 6.39 में A- मतलब की सांद्रता HA की सांद्रता के बराबर हो तो pH = pK होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 6.39 में यानी इसमें ये कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ये कॉन्जुगेट बेस है और एसिड है, तो क्या होगा? pH = pK हो जाएगा, क्योंकि ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो +1 होगा। तो हर बार +1 जुड़ेगा तो pH pK के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब इनकी दोनों की सांद्रता बराबर होगी। तो वही कह रहा है कि यदि समीकरण 6.39 में A- की सांद्रता pH की सांद्रता के बराबर हो तो pH = pK होगा, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे सामने आ गया। अब कह रहा है देखिए कि इसीलिए यदि हम अम्ल और लवण यानी संयुग्मित क्षारक की मोलर सांद्रता बराबर लें तो बफर का pH अम्ल के pK के बराबर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसी प्रकार से ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, इसमें जो लवण यानी साल्ट है और एसिड, इन दोनों की सांद्रता बराबर हो तब भी pH pK के बराबर होगा। लवण और अम्ल दोनों की अगर सांद्रता बराबर लें तो कह रहा है pH pK के बराबर होगा तब भी। अतः अपेक्षित pH का बफर बनाने के लिए हम ऐसे अम्ल का चयन करते हैं जिसका pK अपेक्षित pH के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें अपेक्षित pH का बफर बनाना यानी जिसकी उपेक्षा करते हैं कि इस pH का बफर हमारा तैयार हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि pK ऐसा लेते हैं कि जो pH मान हमको चाहिए उसी के हिसाब से संतुलित हो। एसिटिक अम्ल का pK मान 4.76 होता है।
इसीलिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को बराबर मात्रा में लेकर बनाए गए बफर का पीएच मान 4.76 होता है। तो समझ में आ गया कि जैसे 4.76 पीएच का हमको बफर बनाना है, तो हमें ऐसे मतलब एसिड को लेना पड़ेगा जिसका पी के वैल्यू 4.76। तो देखिए पीएच 4.76 आ गया। ये चीज़ हमको ध्यान देना है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल जो है याद रहे। ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दुर्बल क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल से बने बफर का ऐसा ही विश्लेषण निम्नलिखित परिणाम द्वारा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एसिड के लिए लिखा है इस प्रकार से pH = pK + log कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, तो इसी प्रकार हम क्षार के लिए भी लिख सकते हैं, बेस के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, pH = pK + log कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ कॉन्जुगेट बेस की जगह एसिड हो जाएगा और यहाँ पर नीचे अम्ल की जगह बेस हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। ये देखिए लिख दिया pH = pKb, ए की जगह बी हो गया, प्लस log कॉन्जुगेट बेस था तो एसिड हो गया, BH+ हो गया अपॉन क्षारक बी हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा तो उसमें एक H+ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर एक H+ ज़्यादा कर दिया। तो बेस के लिए हमारा फार्मूला ये निकल करके आ गया इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देते हुए अगर पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए आगे कह रहा है बफर विलेन के पीएच का परिकलन यानी कैलकुलेशन समीकरण pH + pOH = 14 का उपयोग करके किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे pH पता है हमको pOH निकालना है तो इस समीकरण का उपयोग कर लेंगे, या pOH पता है pH निकालना है तो भी इस समीकरण का उपयोग कर लेंगे। हमें ज्ञात है कि pH + pOH = pKw और pKa + pKb = pKw होता है। तो ये दो समीकरण हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये तो हमको पता ही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। pH + pOH = pKw होता है और pKa + pKb = pKw होता है। पीछे पढ़ चुके हैं। इन मानों को समीकरण 6.41 में रखने पर इस प्रकार इसका निम्नलिखित रूपांतरण प्राप्त होगा। तो अगर इन वैल्यू को हम लोग समीकरण में रख देंगे जो ऊपर प्राप्त किए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर pH लिखा था तो pH बराबर हमारा pH + pOH = pKw, तो pKw इधर आ जाएगा माइनस pH बराबर क्या हो जाएगा pOH। तो अभी हमने pOH ही निकाला है, pOH क्योंकि बेस के लिए pOH होगा। तो pOH की जगह ये pOH इधर रहेगा तो इधर आ जाएगा pKw - pH रख दिया बराबर pKw - pKa + log संयुग्मित अम्ल BH+ अपॉन क्षारक B। बाकी सब वही है। अथवा अब देखिए pH = pKa ये वाला प्लस log संयुग्मित अम्ल यानी BH+ अपॉन क्षारक B। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में जो pKb था ये pKa में बदल गया और यहाँ पर pH आ गया। देखिए pH आ गया जहाँ pOH था और जहाँ pKb था वहाँ pKa आ गया, प्लस log संयुग्मित अम्ल BH+ अपॉन क्षारक B आ गया यानी बेस B आ गया। ये रखने पर, ये स्थिति यहाँ रखने पर, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, भी एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए ये pH जो pKa वाला था उससे अगर हम तुलना करेंगे
तो किस प्रकार से होगा, तो पीएच निकलेगा तो देखें यहाँ पर पीके होगा, और पीओएच निकलेगा तो यहाँ पर पीके भी होगा, प्लस लाग, अब यहाँ पर देखें पीएच इक्वल टू पीके प्लस लाग संयुग्मिक क्षारक ए माइनस अपान अम्ल एच ए, तो ये इतना तो सेम हो गया। और यहाँ पर लाग संयुग्मिक क्षारक की जगह एसिड है वहाँ, और BH प्लस है और नीचे बेस है यानी बी है, बाकी चीज़ें सब समान है। तो इसका मतलब क्षार का पीएच और अम्ल का एक जैसे आ गया। तो ये देखिए केवल इतना चेंज है, क्षारक वाला है वह एसिड वाले में एसिड वाला था, बाकी चीज सेम है। तो इसको बाक्स में बंद कर लीजिए, ये हो गया हमारा। कह रहा है यदि क्षारक और इसके संयुग्मित अम्ल यानी धनायन की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के पीके के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्षारक और उसके संयुग्मित अम्ल यानी बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड जो पॉजिटिव रहेगा की सांद्रता बराबर हो तो बफर विलयन का पीएच क्षारक के पीके के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए अगर ये कंसंट्रेशन बराबर कर दी जाए तो log 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए पीएच पीके के बराबर होगा, ये किसके लिए, क्षारक यानी बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस के लिए निकाला था आया एसिड जैसा, जैसा हमको यहाँ मिला था। यहाँ भी देखिए इनकी सांद्रता बराबर हो तो पीएच बराबर पीके हो जा रहा था, जब वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट था बेस, ये तब भी यही प्राप्त हो रहा था, क्योंकि यहाँ भी 1 रखेंगे तो पीएच बराबर पीके आ जाएगा। और जब पीओएच वाले को किए तब भी इतना आ गया घुमा फिरा के। तो इस प्रकार से देखिए कह रहा है कि अमोनिया का पीके मान 9.25 होता है, अतः 9.25 पीएच का बफर एक समान सांद्रता वाले अमोनियम विलयन और अमोनियम क्लोराइड विलयन से बनाया जा सकता है। तो अमोनियम विलयन, अमोनिया विलयन यानी NH3 और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, तो अमोनिया का अंश इसमें मिला है और HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है। तो हमने अभी पढ़ा है कि वीक बेस और उसका संयुग्मी क्षारक जो होगा, जो स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग तो होता ही है, क्योंकि अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, या वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग एसिड होता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड में HCl है, यह स्ट्रांग है, जैसे CH3COONA में NaNaOH से आया था, तो NaOH स्ट्रांग बेस था। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया हमारी वीक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट जो मतलब जो इसके ये लवण का साल्ट है, जो साल्ट है जिसमें अमोनिया है NH4Cl, तो HCl स्ट्रांग है। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने बफर विलयन के लिए समीकरण 6.42 का स्वरूप होगा। तो अब स्वरूप कैसा हो जाएगा, पीएच इक्वल टू 9.25 प्लस लाग संयुग्मित अम्ल BH प्लस अपान क्षारक B। तो कुल मिला करके पीके वैल्यू अमोनिया की जितनी है तो उसका पीएच पीके यहाँ लिख देंगे, क्योंकि समीकरण भी हमारा यही कहता है पीके प्लस लाग, यही वैल्यू यहाँ रख दी। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बफर विलयन के पीएच पर तनुकरण का असर नहीं पड़ता, क्योंकि लघु गुणक के अंतर्गत आने वाला पद अपरिवर्तित रहता है। ये 1 तो log 1 हुआ, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। तो क्यों पीएच नहीं परिवर्तित होता है, क्योंकि बफर विलयन के पीएच में पीके के साथ जो ये लघु गुणक यानी लाग वाला है ये अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता। इस वजह से पीएच नहीं बदलता। पूरी कहानी पढ़ के हम लोग समझ लिए। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है अल्प विलेय लवणों की विलेयता साम्यावस्था। तो जो बहुत कम
डिजॉल्व होते हैं, घुलते हैं, तो उन लवणों यानी साल्ट की विलेयता साम्य अवस्था यानी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।